नमस्कार, जय श्री राम। बिहार की राजनीतिक चर्चा में आज हमारे साथ है रामनिवास भाई और हम बात करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और बिहार की मिट्टी की खुशबू अपने साथ रखते हैं, कहीं भी रहते हैं। और बिहार में जब ये चुनावी माहौल शुरू हुआ तो इनके भी मन में था कि क्या हो रहा है। बिहार जिस परिस्थितियों से गुजरा है, 2090 के दशक को आपने भी बहुत अच्छे से देखा, मैंने भी देखा, इसलिए हम ये बातें करेंगे। बिहार जिस दौर से गुजरा और जहाँ पर है, कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हैज़ डन समथिंग बट नॉट अप टू द मार्क, कुछ कमी रह गई है। रामनिवास भाई, कमी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कमी तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज के समय जब 2025 में ये बिहार है, जब राजद सीधे ये कहे कि हम 90 का दशक लेके आएंगे, तो 90 का दशक मेरा सिर्फ क्राइम से मतलब नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। क्राइम को साइड करते ना, 90 के दशक में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। तो 90 के दशक को लेके अगर आएंगे, जो नेता उनके बहुत सारे बोल रहे हैं, इसका मतलब सड़क बिजली भी गायब कर देंगे। ऐसे में बिहार की जनता का दो पल्स होता है। एक पल्स होता है कि भाई राजद के साथ जाना है, एक पल्स कहता है कि राजद के साथ नहीं जाना है। वोट इसी मैटर पे होता है, एनडीए के लिए नहीं जाना है। ऐसे में जनसुराज पहले वहीं आ जाते हैं। वो जो पैसेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस बने, कितना डिफिकल्ट है? ये बहुत डिफिकल्ट है। अब जैसे आपने तो ऑलरेडी सेगमेंट डिवाइड कर दिया है, तो पहले ये वाला सेगमेंट जनसुराज में मुझे लगता है ना कि जो एक सेगमेंट है जिसने कि वो 90 का दशक देखा नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुलबुलाहट है और वो थोड़ा सा जनसुराज के प्रति थोड़ा आकर्षण है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वो दशक नहीं देखा है। और जो जहाँ तक जनसुराज की बात है, वो एक सेगमेंट ऐसा पकड़ा है जो एस्पिरेशनल क्लास कहता है कि हमें सड़क मिल गई, हमें बिजली मिल गई, हमें वो सब मिल गया, अब क्या हम क्यों नहीं महाराष्ट्र के बराबर, गुजरात के बराबर या तमिलनाडु के बराबर आ सकते हैं वो। और बिहार जो रहा है हमेशा एक थोड़ा सा समाजवाद का एक फ्लेवर हमेशा से रहा है। हाँ, वो तो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक वो सेगमेंट है जो कि समाजवाद से इतर होके जाना चाह रहा है, उसको शायद उस इमेजिनेशन को कैच करने की कोशिश प्रशांत किशोर शायद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं भाई हम चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन बहुत सारा चुनाव लड़वाए हैं लोगों को। तो बिहार के समाजवाद को वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं या एक बार समझ नहीं पा रहे हैं बिहार के समाजवाद को कि इतना इजी नहीं है जो बिहार का वोटिंग पैटर्न है जी। ये कह देना कि बिहार के चुनाव में कास्ट फैक्टर काम नहीं करेगा, रोजगार, शिक्षा, फलाना ढिमकाना। रोजगार कितना काम करता है सर? देखिए, जब प्रशांत किशोर की बात चली है और समाजवाद की, तो यही प्रशांत किशोर थे जो कांग्रेस को लेके गए थे कि शीला दीक्षित को सीएम प्रोजेक्ट कराया था, अगर याद है। हाँ, बिल्कुल। और वो जब नहीं चला तो फिर एकाएक यूपी के दो लड़के चले थे। और क्या हुआ फिर? तो वो जो है ना, और जैसे आपने कहा बहुत को सीएम बनाया है, एक आध ऐसा नाम बताइए जो सीएम नहीं थे जिनको बनाया है। नहीं, एक भी ऐसा नाम तो नहीं है जो सीएम पहले नहीं रहे। एक जो नहीं थे वो केजरीवाल अपने दम पे बने, जो भी एजुटेशन से निकले अपने दम पे बने हैं। तो ये कहना कि मैं, और वो जो एक ये वर्ग है ना, वो हमेशा इनकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए भी हो रहा है कि ये तो किसी को भी सीएम बना देते हैं, तो ये तो विधायक तो हमको बना ही देंगे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं इन लोगों ने इनका जो फेल्योर वाला जो सेगमेंट है ना, उसको छुपा के रखा हुआ है कि कितना फेल हुए हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा कभी होनी चाहिए। चलो उसके बारे में चर्चा करेंगे उस अगले सेगमेंट में। अब आते हैं राजनीति में जो दूसरा पक्ष है, वो तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव एक ऐसे बड़े पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो बड़ा पेड़ लालू प्रसाद यादव जी। और मैंने आज तक ऑनेस्टली किसी वट वृक्ष के नीचे किसी और पेड़ को फलते फूलते देखा नहीं। सही बात। अब राजद की राजनीति में एक नया है कि भाई राजद भी अपने पहले कैडर के साथ, ऐसे लालू प्रसाद यादव ऐसे पैर रख के बैठते थे, लोग बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे। अब आजकल है कि भाई नहीं, उनका भी अपना एक आईटी सेल है,
राजनीति हो रही है, गाली दी जा रही है, ट्रोलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है जो मतलब परंपरागत रूप से राजनीति का वो रहा नहीं है। इसमें जो कोर वाई कम्युनिटी है, स्पेशली वाई कम्युनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, उसको जिसके थ्रू जाना पड़ रहा है वो आदमी हरियाणा से, ये तो आप जानते हैं। जी एकदम जानते हैं। तो राजद का भी परंपरागत स्टाइल टूटा है। राजद के लिए आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजद के लिए ये करो या मरो वाला चुनाव होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है कहीं वो आप जो कह रहे हैं कि बट ब्रिज से बाहर निकल के जाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं संजय यादव हावी हो रहे हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी जो है इशारों में क्या क्लियरली बोल चुके हैं कि वो हरियाणा वाले और वो सब सारा कुछ चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि यादव समाज जो है ये स्वाभिमानी समाज है। उनको आप एकदम पिछलग्गू बना के सोचना ये तो गलत है, क्योंकि अगर आप देखें पूर्णिया मधेपुरा में, वहाँ पे भी बीजेपी जदयू हमेशा सक्सेसफुल रही है जब से सरकार बनी। मधेपुरा तो कहा जाता है गोप का, और वहाँ पे तो जदयू है। तो वो ये समाज ऐसा नहीं कि पिछलग्गू समाज है। हाँ, कुछ सेगमेंट है जिसको कि आप कह सकते हैं रहते हैं, लेकिन वो पिछलग्गू समाज नहीं है। और तेजस्वी जो कह रहे हैं कि उनसे बाहर निकलने की कोशिश, कैसे बाहर निकलेंगे? आपको बनाया उन्होंने ही है, उसी के कारण आपका पूरा पहचान है। कहते हैं ना कि अगर नहीं उनके बेटे होते तो आप क्या होते, है ना? तो वो है। और जब बात चलती है तो जंगल राज की बात होती है। जंगल राज, अगर आपको याद होगा अभिषेक जी, तो जंगल राज का टर्म ही किसी पार्टी ने नहीं दिया था, पटना हाईकोर्ट ने दिया था। पटना हाईकोर्ट जंगल राज का टर्म किसी पार्टी ने नहीं दिया है, वो पटना हाईकोर्ट ने जो इतनी 35,000 किडनैपिंग 36,000 किडनैपिंग हुई थी, वो किडनैपिंग बिहार का एक उद्योग ही बंद करा दिया आप लोग। हाँ उसमें भी तो रोजगार था ना जी। कट्टा लेते थे, गोली होता था, वैन लेना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, इन्वेस्टमेंट तो था ही। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। हाँ ठीक है, ROI बहुत ज़्यादा था। ROI बहुत ज़्यादा था। इसी बीच वो आपने जो बोल दिया तो याद आ गया, एक लालू जी का परिवार का सदस्य अब तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले शासनकाल में वो थे। उन्होंने कहा कि भाई डीलिंग तो CM हाउस में होती है। कितनी सच्चाई रहती है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप उनकी बेटी का शादी का देखें, जैसे मुझे याद है उस समय तो हम लोग यहीं रहते थे, पटना में पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो वो तो हम लोगों ने वो पूरा देखा हुआ है समय। और हम लोग उस समय जाति समझते नहीं थे, मतलब इतना उम्र कम था, लेकिन उपद्रव तो देखे थे कि टाटा सुमो, टाटा ये जो सिएरा करके गाड़ी है, ये सब वो सब पूरा शोरूम से जा रहा है, गायब हो रहा है, क्यों भैया तो शादी में जा रहा है, वो सब। तो वो सब तो चीज़ देखे हैं हम लोग। और उस समय का सेगमेंट ऐसा था कि सोचिए कि हम लोग पढ़ रहे थे और अभी और पढ़ना बाकी था, लेकिन पिताजी ने बोला कि निकलो यहाँ से, दिल्ली जाओ। तो दिल्ली ज़बरदस्ती यहाँ से भेजे कि चलो, जबकि यहाँ ठीक ठाक पढ़ाई हो रहा था, सक्सेस भी कर रहे थे, लेकिन कि नहीं, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वो जो समय था एक अलग ही समय था, और ऐसा लगता था कि उसमें अगर बेटा खराब नहीं हुआ तो वो अचीवमेंट था। हाँ, मेरा बेटा बहका नहीं, यही अचीवमेंट था। पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम कट्टा और ये सब में नहीं गया, ये अपने आप में अचीवमेंट हुआ करता था कि बेटा मेरा कम से कम ये संतुष्टि है जी। एक मन में जब आपने बोला ना कि ये जो पलायन फोर्सफुली हुआ, जिसमें डॉक्टरों का पलायन हुआ, पढ़े लिखे इंजीनियर का पलायन हुआ, अब चूंकि ये लोग गए तो उनके नीचे जो काम करने वाला वो मजदूर वर्ग था, वो पलायन हुआ। अब वापस PK पे आएंगे, क्योंकि मैं इसी पॉइंट का वेट ही कर रहा था जी। तो ये जो पलायन था ना, वो नेचुरल पलायन नहीं था। ये बात लोग बिहार के बाहर के लोग समझते नहीं है, क्योंकि मैं बेंगलुरु में पढ़ा हूँ, किस कारण पढ़ा हूँ मैं जानता हूँ। अगर आप याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो आइकॉनिक डायलॉग की कहाँ है मेरा किसले, हड़कंप मच गया पटना में, पूरा मतलब बिहार इमोशन में बह रहा था, किसले की किडनैपिंग हो गई थी। जी। वो जो बच्चों की किडनैपिंग शुरू हुई, इसके पहले तो चलिए डॉक्टर इंजीनियर किडनैपिंग हुए, उनके पास पैसा था, किसी तरह छूटे दे दा के। एगो तो PMCH के डॉक्टर ही किडनैप हो गए थे एक मार्ग से। अच्छा, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा साझा कीजिए दर्शकों के साथ कि ये क्या चमत्कार था भाई साहब कि डॉक्टर साहब CM आवाज से निकल रहे हैं और उनकी गाड़ी भी उन्हीं की थी। गाड़ी भी जो गए थे पैरवी करने की, मेरा गाड़ी
सर देखिए तो पता चला कि जैसे घुसे तो वही गाड़ी मिली है, सीएम आवास में। तो अब बोले कहाँ किसको। तो ये मतलब और प्रतिष्ठित डॉक्टर। हाँ, विभीषिका रही तो बिहार की। हाँ। अब आप बोले जो कि फोर्स तो ऐसा था कि उसमें जो फोर्स जो पलायन हुआ, आप सोचिए कि हम दिल्ली से चले उस समय, और जनरली दिवाली छठ में और ये सब में तो आते थे हम लोग। तो ट्रेन लेट हो गई, और ट्रेन हमारी रात को 9 बजे के लगभग लखीसराय स्टेशन पे उतरी। अब 9 बजे हम उतरे, और 1 किलोमीटर दूर हमारा घर शहर में। हम सवेरे 5 बजे का इंतज़ार किए कि हम 9 बजे से 5 बजे हम प्लेटफॉर्म पर रुके, क्योंकि बहुत लोग बैठे तो वहाँ कम से कम एक बैठने का जगह है। और बहुत लोग वैसे ही बैठे थे जो इंतज़ार कर रहे थे सवेरे होने का, ताकि वो अपने गांव घर जाए। ऐसा नहीं कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, वो इसलिए रुके हुए थे कि वह रात के अंधेरे में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो जब आप नीतीश जी कहते हैं कि कोई रात को निकलता थे जी, कोई गलत नहीं कहते हैं सर, क्योंकि हम लोग तो खुद झेले हैं, वो सब देखे हैं। एक परिवर्तन के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बच्चियाँ जो शाम के 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी, वो आज बिहार में रात के 12 बजे पुलिस जिप्सी में बैठ करके बिहार को सेफ्टी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये आइकॉनिक चेंज है गुरु, ये आइकॉनिक चेंज है। ये एक ऐसा चेंज है जो महिला सशक्तिकरण के दुनिया भर के दावों से इतर एक नया मॉडल है। वो मैंने दौर तो देखा है। जैसे आपने बोला ना कि रात में वो जो गए हुए थे, आप नहीं गए। यही गर्दनी बाग हमको जाना था, और ट्रेन आई देवघर से रात की, और वो 1 बजे आई थी। रिक्शा वाला छोड़िए, दूसरी जगह की बात, पटना में राजधानी में रिक्शा वाला 2002 की बात है, जाने को तैयार नहीं हो रहा, बोला हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इस पूरे इसमें जो है एक राजद का ये रहता है कि भाई लालू यादव जी नहीं थे, उनके ऐसे लोग साथ में थे, जो ऐसे एलिमेंट्स जो राजद में थे जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। अब इस पे मेरा एक तर्क है कि क्या शहाबुद्दीन हो गए या फिर जो दोनों साले साहब थे, उनमें से एक साले साहब आजकल बागी, दोनों ही बागी बने, दोनों भयंकर रूप से बागी बने हुए हैं। उन्हीं में से एक साले साहब का ही स्टेटमेंट है कि सीएम आवास में डीलिंग होती है। तो वो दौर तो नहीं बदला। आपने 2020 में भी रीतलाल यादव को टिकट दिया, सही बात। ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि उन पे आपराधिक मुकदमे रहे। तो तेजस्वी यादव के पास ये 2025 के चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठेगा ना रामनिवास भाई की, अब आप कौन सा बदला हुआ फेस दे रहे हैं जिनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। सही बात है। और मुझे लगता है कि जो आप उस समय का जो अगर सेगमेंट देखेंगे तो रीतलाल यादव इधर रहते थे, एक उधर जहानाबाद साइड के मगध के सुरेंद्र यादव है, हाँ भैया अभी तो सबका एक क्षेत्र बटा रहता था कि, और सबको कहते थे लालू जी की इधर का लालू यही है। हाँ, ये उनके, अच्छा ये अपने बात देखिए, उसके राजद के जीत का भी यही कारण रहा है कि इसको जिसको हम बोल रहे हैं नेता है, इधर का लालू जो है यही है, तो वही डिसाइड करेगा। तो वो जो ये जो था कि इधर का लालू वो है, तो वो वहाँ का लालू था, और वो अपना चलाते थे सारा कुछ। जो आप कहते थे कि वो हाँ तो ठीक है, वो बढ़िया है, मतलब गिट्टी बालू किडनैपिंग का जो भी बहुत सारा जो चीज़ होगा, तो सारे ये सब उस क्षेत्र के वो बादशाह थे। इनफैक्ट वो जो कहते थे कि किडनैपिंग हुआ, तो सबसे पहले कोशिश तो परिवार का ये रहता था कि भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चे के किडनैपिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ा उस समय का समस्या था, है ना। और एक चीज़ आप वहाँ हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे कि आपने बोला कि प्रशांत किशोर उस समय का जो फोर्स था, अभी जो है वो एस्पिरेशनल है, पलायन है लेकिन फोर्स नहीं है कि अपराध के कारण, क्राइम के कारण। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये भी नहीं आप डिनाई कर सकते कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी है। अब तो सरकार ऐसा है कि राशन और ये सब बेसिक नीड आपका देख रहा है, तो आपको एक इंक्रीमेंटल ये चीज़ के लिए आपको देखना है। आयुष्मान भारत के बाद आपको हेल्थ की चिंता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक अच्छा खासा सेगमेंट एस्पिरेशनल है आपका, यूनिवर्सिटी भी, कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन एक अंदर से हमेशा रहता है कि नहीं, क्योंकि बिहार का जो हमेशा रहा ना कि बच्चे को पढ़ाना है, चाहे उसके लिए जो भी हो, ठीक है ना। तो उसके लिए लोग पढ़ने के लिए भी बाहर जाएगा, बेंगलोर जाएगा, चेन्नई जाएगा, दिल्ली जाएगा, नोएडा जाएगा, चाहे उसको लिए खेत बेचना पड़े, लेकिन करेगा। क्योंकि वो हमारा जो कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट वही है, बच्चों में, एजुकेशन में रहता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग उसी के लिए मानते हैं। तो लेकिन अभी फोर्स अप्लायर नहीं है, अभी एस्पिरेशनल
पलायन ज़्यादा मुझे लगता है। आपने एक बात बोली कि एस्पिरेशनल पलायन पर जब बात हो रही थी तो आपने एक टर्म यूज़ किया कि जो सरकार के जो चेंजेस हैं इसमें रामनिवास भाई, मुझे एक बात और लगता है बिहार को लेकर के कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर प्राइवेट स्कूल बढ़े, जो आपने कहा कि किसी भी प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ाना है, कैसे देखते बिहार के इस एजुकेशन सिस्टम को, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल, मैं पहले ही दर्शकों को बता दूं, हज़ारों बार वैसे मैंने बताया, मैं सरकारी विद्यालय से मैट्रिकुलेशन हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी के 500 रुपये खर्च हुए होंगे टोटल मैट्रिक करने में। तो मुझे जब कोई कहता है ना कि रामनिवास भाई कि अभी तुमको क्या पता है, तुम्हारी बिटिया अभी नर्सरी में है, और मैं देख रहा हूँ मैट्रिक कराते कराते 20 लाख रुपए खर्च आराम से। तो भाई जो 500 रुपया दिया है उसको 20 लाख बोलेगा तो हार्ट अटैक एकदम। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में दोनों चीज़ें आई कि मैं चूंकि रिच क्लास हूं तो मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा ही नहीं सरकारी स्कूल में। पहली बात तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है, और मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो जो उसके नीचे का क्लास है वो कह रहा है कि फलनवे का बेटा अगर इस स्कूल में पढ़ता है तो हम उससे कम थोड़ी ना, हम भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। दिस होल थिंग चेंज्ड बिहार इकोनॉमिक्स कि भाई अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, तो प्राइवेट कोचिंग में। हमको याद है कि हम लोग कहते थे किसी बच्चे को स्कूल में इसको ज़्यादा समझ में नहीं आता, पापा एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवाए हैं, कोचिंग में भेजे, कोचिंग में लगवाए हैं, तब जाके पास होगा, बिना कोचिंग के पास नहीं होगा। मतलब हम लोग हे दृष्टि से देखते थे उस बच्चे को जो कोचिंग में जाता था। आज स्थिति है कि अगर आप कोचिंग नहीं लगवाते हैं तो कहते हैं आप कोचिंग नहीं लगवाए अपने बच्चे को। ये जो चेंज बिहार के अंदर आप देखते हैं, इसके मूल कारण आप क्या मानते हैं कि वो 90 का दशक रहा है? एक तो मैं भी क्लैरिफाई कर दूं कि मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, पुरानी बाजार हाई स्कूल लखीसराय, तो पीवी हाई स्कूल, तो 500 रुपया शायद नहीं लगा होगा उस पढ़ने में, तो बात सही है। उसकी अच्छी बात हम ये लोग का एक ही खर्चा होता था कि शिक्षक दिवस के बाद स्टाम्प खरीदने का ना, वही है, उसमें भी लगता था कि पिताजी देंगे कि नहीं देंगे। ये सही बात है। और देखिए उसका एक अच्छा बात था, आप बड़े अफसर के बेटे हैं, डॉक्टर के बेटे हैं, किसी कास्ट के बेटे हैं, सब एक बेंच पर। अभी एक हुआ कि बोरा लेके पढ़ने जा रहा, तो हम बोले यार हम लोग के लिए तो नॉर्मल था यार, हम लोग पास तो बेंच था ही नहीं सरकारी। ऐसे ही गए तो एक पत्रकार थे, तो वो मुस्कुरा रहा था, तो इंटरव्यू ले रहा था, उसका बोला कि पहचान लिए हमरा, अजय, हाँ साथे पढ़ो वाली। तो ये कभी कोई एकदम इक्वल बराबर हम लोग ना जानते थे वो कहाँ रहता नहीं, बस हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। तो अब आते हैं जो प्राइवेट स्कूल का। सर अगर मेरा एक चीज़ मुझे करना हो ना, तो हर ब्लॉक में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल का खोले बिहार में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, उससे क्या होगा ना कि जो स्कूल का बढ़िया बच्चा, एक एक गांव का, हर गांव का 10 को 5 को बढ़िया बच्चा तो होगा, उसको वहाँ पे करें, उसका हॉस्टल के साथ रखें, वो बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उसका पूरा का पूरा जो हो एकदम मतलब वेल रेगुलेटेड, उसका अलग से खोलिए, उसको देखिए, फिर देखिए बिहार का जलवा। आप कॉन्वेंट स्कूल में बंद करा देंगे। क्या आप जो कह रहे हैं 20 लाख रुपया, एकदम सर, हाँ एकदम सर, ये सही बात। इतना खर्चा है, कुछ कहने का नहीं। मतलब फीस जो है, मतलब पागल कर देगा आदमी को। मतलब आप सोचिए ना कि क्लास 1 से पेरेंट्स जो है डेट पे जाना शुरू होता है, उसका दूसरा होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल अभी से करना है कि नहीं, दूसरा लाना है भी कि नहीं बच्चे को इस दुनिया में। वो एक अलग इम्पैक्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि वो डेमोग्राफी बदल रही है, तो आप कंट्रोल पे भी नहीं। डेमोग्राफी से याद आया बंगाल, बंगाल से याद आता है बांग्लादेश, और ये सब एक ही रीजन था। बंगाल प्रेसिडेंसी था, उससे पहले पाटलिपुत्र रीजन कह लीजिए, हाँ तो एक ही। कभी हमारे पास भी समंदर हुआ करता था, हमारे पास भी पोर्ट हुआ करता था। कभी बिहार में भी पोर्ट था, जहाजें चलती थी, बड़ी बड़ी नाव चलते थे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। हमारे पास भी समंदर हुआ करता था, वो नहीं है। खैर ऐसे में लैंडलॉक स्टेट हो गए हम, ठीक है, टूट गया। हमारे पास मिनरल भी बहुत हुआ करता था 2000 के पहले, हैं, तो हम झारखंड भी अब हमारे पास नहीं रहा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो 2005 से स्पेशली जो शुरू के 10-12 तक जो काम किया, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही, मुझे लगता है वो गोल्डन पीरियड रहा, और कंपैरिजन रहा कि उसमें बहुत अच्छा काम किया। उसमें इनकी टीम भी बहुत थी, विजन भी बहुत अच्छा था इनकी टीम। अभियानंद जी जैसे लोग जो थे, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नीतीश जी को चिंता नहीं करने की रहती थी, और उसमें एक काम बहुत अच्छा किया जो फर्स्ट टर्म इनका रहा।
और मुझे लगता है कि उस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहें तो कोई पिछले 40 साल का तो हाँ उसमें से हाँ, तो वो चीज़ उसको मानना पड़ेगा सर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा काम हो रहा है, लेकिन वही कहे कि एक सेगमेंट चाहता है कि ये तो ठीक है, आगे क्या लैंडलॉक स्टेट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर बिहार का कहें, आप बोलबम से आए हैं, तो अगर आप देखिएगा ये बिहार जो है रिलीजियस सर्किट का हब बन सकता है। बुद्धिस्ट सर्किट का केंद्र बिहार, सिख सर्किट का केंद्र बिहार, जैन सर्किट बिहार, रामायणा सर्किट बिहार। आप क्यों नहीं उसको डेवलप कर रहे हैं? आप मतलब 365 दिन का इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। आपका गया से जो फ्लाइट आती है बुद्धिस्ट लोगों का, पूरा ट्रायंगल बनाया जा सकता है जहां से एकदम स्पीड रैपिड मेट्रो टाइप का आप चलवाइए, मतलब रोजगार की भरमार एकदम। और मैं जैसे कह रहे हैं कि अभी ये इधर एयरपोर्ट उधर एयरपोर्ट मांग रहे हैं, आप अभी से सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बनाइए अयोध्या से और सीतामढ़ी का बनाइए। जब बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, भव्य मंदिर बन जाएगा, तब कहेगा कि एयरपोर्ट दीजिए। अभी से शुरू कीजिए ना, देखिए कितना अच्छा उस मिथिला का एक डेवलपमेंट होगा। मिथिला आर्ट वर्क, साड़ियाँ, ये सब तो मतलब इसको ग्लोबल स्टेज पे ले भी जाने का प्रयास हुआ, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी का आते हैं, वो भी इंस्पिरेशन लेकर के आया। जब मैं चुनाव में स्पेशली आप जानते हैं ग्राउंड पे कवर करता हूँ, तो जो ये कॉम्बिनेशन बनता है जब मोदी और योगी का, दो लोग बिहार में कहते हैं कि हमको योगी जैसा शासन का मॉडल चाहिए। बीइंग अ बिहारी मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहारियों के अंदर ये भाव क्यों है कि हमको भी अपने स्टेट में एक योगी चाहिए जो क्रिमिनल के मतलब जजमेंट का वेट ना करे। क्राइम कमिट हुआ है ना, एक महिला एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, बुलडोजर चलना चाहिए गुरु। ये जो मन में ये भाव आने लगा है बिहारियों के, आपको नेता नजर आते हैं? उसके बाद अगला भयंकर क्वेश्चन नेता तो देखिए क्या है कि भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, आप जानते ही, नेता बेस्ड पार्टी नहीं है। नेता बेस्ड पार्टी और जो लोग हैं वो नेता बेस्ड पार्टी ही रहता है। कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर अगर आपके पास वो जो मैजिक नंबर है वो आएगा तो योगी भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, बिहार में पॉलिटिकल क्लास, जाति मायने रखती है या टैलेंट मायने रखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कई अलग अलग जातियों के नेता से मिला हूँ, पोटेंशियल बहुत है उनके अंदर, मैं देखता हूँ उसके पास विजन भी है, लेकिन सीट नहीं मिलता है। विधानसभा छोड़िए, लोकसभा छोड़िए, मतलब गली मोहल्ले का चुनाव शायद वो ना लड़ पाया अपनी पार्टी से। वो मैं किसी एक पार्टी में नहीं बात कर रहा हूँ, वो राजद, लोजपा सब जगह है कि मतलब कास्ट का नेता समीकरण साध लेते हैं, उसके बाद बिहार की विकास तो कर ही गए। मतलब पहले अपना विकास होगा तभी ना बिहार का विकास होगा जी। तो जहाँ तक आप कि जाति वर्सेज टैलेंट, फिलहाल तो जाति हावी है इसमें। मैं आपसे बस बुलवाना जानता तो मैं हूँ ही, मैं तो सिर्फ कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप तो मतलब ये चुनाव भी जाति पर जाएगा? जाएगी, क्योंकि पूरा वो टेम्पलेट वही बन रहा है, ठीक है ना, वही टेम्पलेट बन रहा है। हालांकि हमारे जैसे लोगों की कोशिश रहेगी कि जो विकास हुआ है और आगे हम क्या कर सकते हैं, जो बिहार कहाँ जाना चाहिए, उस पर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो जाति हावी है। अच्छा, एक जब हम लोग ये पूरी बात चल रही थी तो उसी में मैं बोला कि भाई सिवान वाला प्रकरण, ये सिर्फ सिवान तक मैं नहीं जाऊंगा, ये पूर्णिया भी जाऊंगा। इस समाजवाद में बड़ा अजब है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, उनके एंटी रहा लेफ्ट, और इतना रहा कि जो शहाबुद्दीन का सबसे बड़ा नाम आता है वो JNU के एक क्रांतिकारी युवक थे जो चुनाव लड़ने आए थे जी, उनकी हत्या में उनका नाम आता है। उसी प्रकार से पूर्णिया में आप चले जाएं तो पप्पू यादव का नाम आता है, वो ऐसे बिछाते थे, एक सिक्का आता था, जब तक वो रहे चुनाव वही जीते। आज लेफ्ट और राजद साथ में है। मोदी कितना बड़ा जायंट किलर है कि एंटायर अपोजिशन अपना जो है वो सर्वाइवल बस ढूंढ रहा है। और बिहार ने ऐसा क्या देखा मोदी में जो इतने दिनों तक मोदी को बियॉन्ड कास्ट लाइन, क्योंकि कास्ट लाइन तोड़ा है मोदी ने बिहार में, इसमें कोई संदेह नहीं। एक तो आप देखिए ना, जो आप कह रहे हैं कि अजीत सरकार की हत्या और ये सब जो हुआ, और उसके बाद भी जो हत्या करने वाला और कराने वाला सब साथ, ठीक है ना।
तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जो बनता है तो ये अपने आप सोचते हैं कि चलिए ये हमने एक तिलांजलि दे दी उसको, ये ठीक है, क्योंकि इनको मोदी को हराना है, भाजपा को हराना है, जो भी है। दूसरा, अगर मोदी का अगर आप देखें 2013-14 में जो भाषण जो दिया करते थे, अपने आप को मोदी ने कनेक्ट किया। आप सोचिए कि जब वो आए और मगध में अपना भाषण दिए, इन्वेस्टेड इन बिहार। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो और उन मगध को कनेक्ट करना द्वारका से, कि मैं द्वारका से आया हूँ, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ा चीज़ था। दूसरा, अगर याद हो उसमें लालू जी का चारा घोटाला में ये हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं द्वारका से आया हूँ, मैं आपके लिए जो यदुवंशीय हैं उनके लिए मैं आपका देखभाल करूँगा। तो वो जो कनेक्ट करने का जो उनका जो तरीका है ना, एक बहुत ही अलग है और सही में जुड़ते हैं। जैसे अगर आप देखें, हम लोग भी अगर जुड़े तो वो कारण था कि जो उस समय यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो भ्रष्टाचार हुआ और जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, हम लोग याद रखे हुए हैं, तभी हम लोग जुड़े। कोई माने ना माने, देखिए मैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात नहीं करता, पर एक सेगमेंट बहुत उतावला था कि हद से ज़्यादा अपीजमेंट हो रहा है, हद से ज़्यादा। इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि हमारे पास कोस्टल गार्ड है, अभी मैं वो भूला नहीं हूँ मैं वो पॉइंट, मैं आऊँगा। SIR चल रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लाल किताब संविधान भी खतरे में है। अब सवाल है ये सब बचाया कैसे जाए, खतरे में तो आ ही गया, अब बचेगा कि नहीं, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट के बाद अभी कल तेजस्वी जी ने ये कह घड़ी घड़ी संविधान खतरे में कहा जाता है। इतना संविधान कमजोर हो गया क्या जो खतरे में आ जाता है। अब वही एक बचा हुआ है ना, बचा तो पॉइंट वही है, क्योंकि देखिए जिनको निकाला जा रहा है वो उनके कोर वोटर हैं। जी जी, देखिए उनको बड़ी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कह दिया कि भाई इस देश की जनता का दायित्व तो नहीं है कि वो अपनी नागरिकता प्रूव करे, वो चुनाव आयोग का काम है प्रूव करना कि वो है कि नहीं। तो ये जो हम बात कर रहे थे इस पूरे SIR को लेकर के, अब कितना बड़ा रोल रहेगा 2020 में। हम देखें ना कि महाराष्ट्र में कहते हैं कि जो है वोट जोड़ दिया, यहाँ कह रहे हैं कि वोट घटा दिया। जोड़ना घटाना इनका चलता रहेगा, क्योंकि इनका हारना चलता रहेगा, जो मुझे लगता है। अगर मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लगभग 50 से 60 लाख वोटर का ये थे कि जो क्वेश्चनेबल है, उसमें 1/3 मानिए जो जिनका डेथ हुआ है। तो मुझे लगता है उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 40% वो जो है वो सेगमेंट है जो कि दोनों जगह वोटर है। हाँ, दोनों जगह वोटर है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पिताजी पटना में लखीसराय में, तो वो लखीसराय का वोटर रखे ही, पटना वाला सरेंडर कर दिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। अब क्या पटना में भी आप वोट कीजिएगा, लखीसराय, दोनों जगह तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखिए इंटर स्टेट माइग्रेशन भी हुआ है। अब हमको तो पता नहीं, ये पूरा गया का एम फैक्टर बंगाल में छुपा हुआ गया है, बंगाल में इवन किशनगंज और बहुत सारे लोग और वहाँ पे बसे हुए हैं, सेटल्ड है, ठीक है। और वो इंटर स्टेट माइग्रेशन, इनफैक्ट बंगाल और ये छोड़ दीजिए, दिल्ली, हर चौथा वोटर दिल्ली का बिहारी है, उसने बिहार का तो अभी सरेंडर करा नहीं है। तो ये SIR को लेकर के जो इतना विवाद चल रहा है और ये सारी चीज़ें, इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ें आई कि बहुत सारे BLO जो हैं वो फॉर्म को रीचेक वगैरह नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही फिलअप करके चल दे रहे हैं। तो एक मान लीजिए BLO के पास 3-4 हज़ार वोट, BLO को जानकारी तो ऑलमोस्ट होती है कि कौन कहाँ का है, और हर पार्टी का वर्कर इस पर लगा हुआ है, जैसे तो आपको एक्टिव है वो लोग कर रहे हैं। और मैं तो ऑनलाइन यहीं पे खोला, अपना मोबाइल नंबर जैसे ही डाला तो अपने आप प्री फिल फॉर्म आ गया, मुझे कुछ नहीं करना रहा, सिग्नेचर और ये सब, हाँ वो डाला, मतलब विदिन 2 मिनट्स हो गया अपलोड, वो चला गया BLO के पास, आपके पास कंफर्मेशन भी आ गया कि 1 अगस्त के डेटा में आपका नाम आएगा, वो लिखा हुआ आ गया। ये जो प्री फिल फॉर्म का एक बड़ा कन्फ्यूजन रहा है लोगों को कि पहले से आधा पूरा फॉर्म भरा हुआ है, तो ये जो सिस्टम का एक प्रोसेस है उसको लोगों ने बिहार में जो बहुत मिसयूज़ करा और कहा कि भाई ये प्री फिल फॉर्म जो हो रहा है ये घोटालेबाजी। बताइए प्री फिल फॉर्म क्या है कि आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी है डेटा में, और उसके बेसिस पे उस नंबर से ऑलरेडी वोटर आई कार्ड और ये सब जनरेटेड है। अगर प्री फिल में कोई दिक्कत है तो एडिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसके हिसाब से आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप एडिट कर दीजिए। प्री फिल तो आपके सहूलियत के लिए है,
ये इम्पोज नहीं है ना, ये तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए है। तो इनको तो एक्चुअली क्या है ना कि जब पता है कि लाल किताब लेके चलेंगे ना कि लाल किताब के अंदर में उजला है, सारा पेपर खाली है, कुछ है ही नहीं। पूरा पेपर तो काला हाँ, था। तो इनको तो वही समझे नहीं, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वो उसको लगा अंदर था से कि- खाली है ऐसे नहीं भी। नहीं, उसको लगा कि भाई संविधान तो हम ही लिखे हैं, हमारा ही परिवार है ना, हम ही रूल करेंगे। हम जो लिखेंगे वो संविधान होगा। बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, तो आपको तो ये बात देखिए, कुछ लोगों को लगता है पॉलिटिशियंस में, आई मीन जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो लोग हैं, उनको लगता है कि भाई हम तो शासन करना भी देश में डिजर्व करते हैं। कहाँ से ये ओबीसी टाइप का आदमी, सब कहाँ से दलित वलित आदमी आ गया है, शासन कर रहा है We हमारे are born to rule। वी आर बॉर्न टू रूल वाली जो फिलॉसफी है। 4-5 दिन पहले का एक वीडियो था जिसमें प्रियंका वाड्रा जी बोले कि हाँ, आपने आप- भविष्य का नेता को अपने बुलाया भविष्य जाए का नेता सब तो लगा कि कोई बहुत सब- बड़ा आ रहा है। रेहान हाँ, है। अपने बेटा और बेटी को आगे किए। हाँ, तो देखिए इसमें कोई बात नहीं है, चमचों की ही जो है वो तो गुलामी। देखिए क्या है, अकबर आया तो जहांगीर आया, शाहजहां आया, ठीक है कि फिर औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को रेल दिया, ठोक दिया, फिर वो आया, लेकिन गुलामी तो अनवरत वही चलती है ना कि सही बात। अब देखिए क्या ये लोग थोड़ा बड़े तुष्टिकरण लेवल के लोग हैं, तो सजदे में झुके हुए सर को उतना सर उठाने की ये नहीं है। हाँ, नेता मान लीजिए रेहान आपका नेता है। अब बिहार पे कांग्रेस का इम्पैक्ट, सर कितना कैडर बेस बचा हुआ है बिहार का? मुझे लगता है कि कैडर तो बचा नहीं है इनका अपना, और जो उनको रखने का कारण ये है कि एक मुस्लिम का झुकाव थोड़ा कांग्रेस की ओर आया। क्योंकि जो लोकसभा में देखे कि जो मुस्लिम लोग ऑल इंडिया के लेवल पे, तो उसके कारण समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों को मजबूरी है इसको साथ रखना, क्योंकि इनका पूरा जो एग्जिस्टेंस है एमवाई समीकरण पे है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ उनको जाना मजबूरी है। तो अपना कैडर तो नहीं है, लेकिन इट्स मोर लाइक कि फोर्स टाइप का ये है कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर वोटों का बिखराव, इनका अपना जो वोट बैंक है उसमें बिखराव ना हो, बस यही है। महागठबंधन का जो फोर्स है वो मुकेश सहनी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है और राजद है। कैसे देखते हैं पहले इस फोर्स को, और कितने सीट पे राजद को कम से कम लड़ना चाहिए? एक न्यूट्रल हम लोग बात करें। मेरे लास्ट टाइम मैंने देखा कि राजद जितने कम सीटों पे चुनाव लड़ी उतना कांग्रेस को तो ज़बरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन राजद को ज़्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि 8 ही सीट का मामला रह गया था। इस बार कांग्रेस भी ज़्यादा चाहती है, लेफ्ट भी चाहती है। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम घोषित हो चुके हैं, उन्होंने खुद ही बोला कि हम 2 महीने करें। तो पहले ये वाला सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर ले कि उसके बाद एनडीए पे आएंगे। कितना देखते हैं कि मजबूत है? देखिए, जो मुझे लगता है ना कि जितना आप अलायंस पार्टनर को आप सीट देते हैं, वहाँ पे एनडीए का स्ट्राइक रेट बढ़ता है। मतलब मैं तो कहूँगा 80-90% हो जाता है। होता है ना, और वही चीज़ आपके साथ भी होता है। हाँ, ठीक है, एनडीए पे तो आएंगे ये भी। हाँ, ठीक है ना। तो जो आप बीजेपी जेडीयू जितना ज़्यादा सीट जीतेगी लड़ेगी उतना अच्छा रहता है, क्योंकि आपका जो नीचे का जो कार्यकर्ता भी ना बहुत नीचे, एकदम ब्लॉक से पंचायत लेवल तक इंटीग्रेटेड है, साथ खाता है, साथ उठता है, साथ डिस्कशन करता है, अच्छा बुरा जो चीज़ है सही। और उसके बाद जो एक नया कोई आता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत असहज हो जाता है। तो और जो मैंने बोला कि स्ट्राइक रेट दोनों तरफ वो है। अब कांग्रेस का देखिए जितना ज़्यादा सीट मिला था उतना स्ट्राइक रेट ये रहा। तो और बाद में लोगों ने एनालिसिस किया कि अगर 5 सीट और आरजेडी जीतता तो शायद कुछ और रहता। तो ये चीज़ देयर इज़ नो डाउट। अच्छा, उसी एनालिसिस में अब ये है कि भाई चिराग पासवान हैं, उनको भी सीटें चाहिए। जदयू कह रहा है कि भाई तुम्हारा अलायंस बीजेपी के साथ है ना, तुमको जो बात करना है भाजपा से बात करो, हम तो है नहीं। जीतन राम मांझी उस साइड में वो बैलेंस करा रहा है, जदयू उसके साथ बैलेंस करा रहा है, तो मांझी साहब भी हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जी। सीट तो 243 है। एनडीए के लिए सीट शेयरिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है या राजद के लिए? मुझे लगता है एनडीए के लिए उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 अंक पे दोनों पार्टियां लड़ेगी, भाजपा जदयू। मतलब चिराग पासवान 20-25। देखिए, अगर 5 अगर आपका लोकसभा है तो उसके हिसाब से आप मानिए जो कैलकुलेशन है 25। तो ट्रिपल डिजिट से नीचे तो ना भाजपा लड़ेगी ना जदयू लड़ना चाहिए, जो मेरा आकलन है। उसके अलावा जो बाकी अलायंस कुछ सिंबल विंबल पे बात हो जाए तो इधर उधर वो तो होता ही है। आप बोरो प्लेयर से खेलते हैं। हाँ वही वो बोरो प्लेयर इधर उधर आएंगे।
अब असली राजनीति की बात करेंगे। अब गर्म हो रहा है माहौल, कास्ट। क्या जो 2 दिन पहले सदन के अंदर हुआ वो कुशवाहा वर्सेस यादव करने का अटेम्प्ट लिया था सम्राट चौधरी ने, या उधर से जो दोनों तरफ प्रोवोकेशन दोनों तरफ से था, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से प्रोवोकेशन था। उनके पिताजी पे बात की, उन्होंने बदले में उनके पिताजी पे बात की। तो देखिए, हम लोग जिस तरह के लोग हैं पत्रकारिता में, मैं इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखता और मैं आलोचना करता हूं इस तरह की राजनीति की। लेकिन क्या उस मौके पर सम्राट चौधरी को लगा कि अब अगर यही बात आ गई है तो इसमें कास्ट वाला एंगल घुसेड़ के, मतलब वाई वर्सेस के कर दिया जाए? ये बहुत दिनों से चल रहा था। तेजस्वी बार बार कि आप तो इधरे पार्टी के थे, जी आपको बनाया, ये उनको बनाया, ये सामंतवाद का नेचर हो गया कि मैंने बनाया, मैंने ये किया। तुम क्या थे भाई? नहीं, मैंने तो बोला नहीं, बड़े पेड़ का हाँ, नीचे है, वो प्रॉब्लम क्या है? वो जब आप लालू यादव कहते हैं तो लालू यादव के साथ और भी लोग थे, सोशलिस्ट लीडर थे। तो ये जो कहना कि मैंने बनाया, आपको भी तो किसी कर्पूरी ठाकुर ने बनाया और लोगों ने बनाया तब आप बने। भाई आप कैसे बने? वही कर्पूरी ठाकुर जिनको आप कपटी ठाकुर कहा करते थे, ठीक है ना। तो अब जब आप बोलेंगे तो पूरा तो खंगाला जाएगा ना पुराना। दूसरी बात, जब मुझे लगता है सुन के सम्राट चौधरी का भी धैर्य थोड़ा जवाब दिया होगा, तब उन्होंने बोला। लेकिन जो हुआ उससे एक तो पता चल गया कि जो आगे का टेम्पो जो होगा विधानसभा का, वो थोड़ा सा लास्ट टाइम के आंकड़े कहते हैं कि 50% कुशवाहा वोट पिछली बार राजद को मिले थे, मतलब महागठबंधन के तरफ कहते हैं। और कुशवाहा थोड़ा सा टैक्टिकल वोटर है भी है, वो अपने वहाँ पे निर्दलीय भी अगर विधायक होगा कोई खड़ा होगा और बाकी दोनों पार्टी से के नहीं खड़ा है तो निर्दलीय की तरफ चला जाएगा, बोला हमको मतलब नहीं है, वो थोड़ा सा रहा है। ऐसे में ये जो टेम्पो है, अच्छा आपने लालू जी के बारे में बड़ी अच्छी एक बात कही कि वो जिस सोशल बैकग्राउंड से निकले, जैसा भी है ठीक है, राज जैसा भी रहा हो, उन्होंने एक टीम तो बनाई थी। तेजस्वी के साथ वो टीम मिसिंग लगती है आपको? एकदम मिसिंग लगती है। अगर आप देखें लालू जी के समय तो रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने रूरल डेवलपमेंट का अच्छा बहुत बढ़िया नाम लोग लेते हैं। मैं पर्सनली, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का काम मैंने ग्राउंड पर देखा है, मतलब गांव-गांव में मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, कमाल का वो काम। तो वो एक टीम, चाहे आप अभी जो कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह वो मंत्री थे, जयप्रकाश नारायण यादव थे, बहुत लोग थे जे, और इन लोगों का नेचर जो इनके साथ वाले टीम का बहुत सौम्य और ये रहा है। क्योंकि मैं चूँकि इस क्षेत्र में हैं तो मिलते रहते थे लोगों का, कभी ये नहीं कि आप भाजपा से हैं या किसी से हैं या वो कैडर वाला। अच्छा, ये जो राजनीति भी ये है ना कि वो भाजपा है तो अब इसको रहने नहीं देना है समाज में, ये नेचर अब अभी बदला है राजद का, पहले तो ऐसा नहीं था। मैं दिल्ली से पटना की फ्लाइट में आ रहा था, जयप्रकाश नारायण यादव मेरे बगल में थे, तो ऐसे ही चर्चा में कभी नहीं लगा कि वो आरजेडी से हैं और कहाँ हमके कि फलाना सूझगढ़ा के ऐसे। अरे वो तो मेरा ही क्षेत्र हुआ करता था, पड़ोसी मन के बात कर दिया। मैंने कहा कि हाँ आप हमारे मंत्री भी हुआ करते थे उस समय, शिक्षा राज्य मंत्री। तो एक नेचर जो था ना इन लोगों का बात करने का, अब तो अच्छा वो उससे दूरी बनाना है कि ताकि कोई देख न ले कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। ये जो आया ना गिरावट, ये बहुत खतरनाक है। ये बिहार की राजनीति के लिए आप मानते हैं? बहुत खतरनाक है, ये होना भी नहीं चाहिए। अब तो मतलब पार्टी विद इन पार्टी भी आप जाइए तो लगता है कि अरे उसके यहाँ क्यों चला गया, इसके यहाँ। तो खैर विद इन पार्टी में भी कई सीएम उम्मीदवार होते हैं, गुटबाजी होता है। तब यह इस गुट में चला गया मिलने, तो यानी कल से इसकी एंट्री बैन, तो ये भी होता है। तो वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। फिर इसी समाज में रहना है, शादी ब्याह ये वो सब अटेंड करना है, दोस्ती मित्रता सब कुछ। और सबसे बड़ी इसका इम्पैक्ट जो एक मैंने बिहार में अभी कुछ दिन पहले से महसूस करना शुरू किया कि इवन जो वोटर के अंदर ये एक भाव आ रहा है, वो नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हो जाएगा बिहार के लिए। और अब तो लोग अपना सरनेम की जगह फलाना पार्टी रखता है नाम अपना नाम रखो, कहाँ तुम ये सरनेम और ये सब में ये पार्टी वो पार्टी। पानी आजकल चल गया है सोशल मीडिया के, ये क्या है ना कि या तो अट्रैक्ट करने के लिए, नेता के नजर में आने के लिए। अरे भाई गांव का नाम रखो, अपने कुल का नाम रखो, गोत्र का नाम रखो, पिताजी का नाम रखो, कहाँ ही पार्टी का नहीं आजकल वो सब सभी पार्टियों में ये कुरीतियाँ आई है। एक इस पूरे चर्चा के दौरान जब हम लोग प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे थे एस्पिरेशन और इस पर,
एक जो सबसे बड़ा प्रशांत किशोर के साथ ड्रॉबैक है, हालांकि उसमें प्रशांत किशोर की कोई गलती नहीं है, कि ये आदमी केजरीवाल है। वो प्रशांत किशोर की कोई गलती नहीं है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो है, हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन जो केजरीवाल इस देश को देके गए राजनीति में, कि मैं राजनीति बदलूंगा, तो उन्होंने बदला, फ्रीबीज की बात की। अभी मैं झारखंड में जा रहा था, मंदिर का इतना चढ़ावा है, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए, मतलब अकेले बाबा वैद्यनाथ मंदिर से आ रहा है। और जो अभी हमारे साथ आशुतोष पांडे जी हमारे साथ गए हुए थे, तो उनके पाँव बहुत छाले हो गए, मैंने देखा। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरे सड़क पर ये जो अभी हम लोग बैठ के, हम लोग अपने घर में मैट हमने ये लगा रखा है, उस तरह की भी सुविधा नहीं। जबकि नीतीश कुमार ने 2008 में पूरे कांवरिया पथ के लिए एक डेडिकेटेड सड़क बनाया, ताकि किसी कांवरिया का एक्सीडेंट ना हो, वहां पे धर्मशाला बने, और एक से एक धर्मशाला और रैन शेल्टर बने, जहां पे सबको फ्री में भोजन सब कुछ मिलता है। लेकिन पैसा झारखंड के पास है, झारखंड में वो सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। तो जो ये चेंज है, ये सिर्फ तुष्टीकरण के कारण आता है। मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि शायद, देखिए मैं ब्लंट पत्रकार हूं इस मामले में, शायद कांवरियों का दर्द महसूस नहीं कर पाए हैं वहां के स्वास्थ्य मंत्री मुसलमान हैं। हम तो यही कि समझेंगे भाई, हिंदू होते तो शायद दर्द महसूस। और दूसरा, अरबों रुपया आखिर मंदिर का है, तो कांवरियों पे खर्च नहीं होगा तो किस पे होगा? सही बात है। बिहार में जो आपने पर्यटन की और इन सब की जो बात करी, ये जो अंतर दिखता है, नीतीश कुमार ने कभी, वो सेकुलर बनते हुए भी और रहते हुए भी, उन्होंने कभी धर्म की ऐसी राजनीति नहीं की जो अब हो रही है। देखिए, उनका यूएसपी रहा है कि वो ना हिंदुत्व की राजनीति की है, ना किसी और की राजनीति की है। वो अपना ही, अभी भी देखिए वो लेनिन का कपड़ा नहीं पहनते हैं। हाँ, नहीं पहनता। अभी भी उनका जो छवि है एकदम, और इसीलिए शायद उनके वोटर्स भी ग्रामीण बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और इसीलिए शायद बाकी पार्टियां भी उनके साथ अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनका अभी एक अपना छवि है, और उस छवि के हिसाब से ही वो चले हैं और चलते जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ था किसान का। उसमें मेरे गांव के ही मेरा छोटा भाई, एक तरह से समझिए किसान नेता था, उसने अंग्रेजी में कुछ बोला। बोले अंग्रेजी में क्यों बोल रहा है वो, हिंदी का कार्यक्रम है, हिंदी में बोलो तुम। तो उससे पूरा न्यूज़ चला था कि किसान को डांटा। तो वो मशरूम की खेती करते थे, तो वो उनका जो छवि है, जो है ना, वो एकदम ही ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है, और उसको मेंटेन करते आए हैं। उसमें उन्होंने दाग लगने नहीं दिया, चाहे वो हिंदी को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो आप जो कहते हैं कि खादी का उपयोग जो है, वो अलग ही सेगमेंट रहा है ना। ये छवि में किया है ना वो छवि मेंटेन, अपने रास्ते चलते आए हैं। उस रास्ते में अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर राम सलाम टाइप का। बिहार में 2 वोटर हैं हम, एक महिला वोटर है और एक मुस्लिम वोटर है जी। महिला वोटर का कॉकटेल बनता है, नीतीश कुमार के साथ भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है। लेकिन जब मोदी आते हैं, वो भी महिला पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। जी। और ये जो मोदी और नीतीश का जब कॉकटेल बनता है, तो ऐसे में बिहार की महिला इस बार एनडीए की तरफ दिखेगी फिर से, आपको लगता है? या एस्पिरेशन क्लास जनसुराज है, या फिर महागठबंधन की तरफ भी चीजें जाएंगी? मुझे लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा महिलाएं एनडीए की तरफ रहेंगी इस बार, क्योंकि प्रशांत किशोर का तो खैर जनसुराज का छोड़ दीजिए, महिलाओं पे कोई इम्पैक्ट नहीं, एक युवा पे थोड़ा सा ज़्यादा एक झुकाव है, खासकर वो युवा जो वोटर भी नहीं है, और जो बिहार का वोटर तो बहुत कम ही होगा। तो इस पे हम लोग को गाली भी पड़ने वाली है। नहीं, इसके बाद आपको स्पेशली ये वाला काट करके वो जनसुराज वाले चलाएंगे, तो उनको ज़्यादा पता है बिहार की राजनीति। ठीक है ना, तो मुझे लगता है महिलाओं पे जो इन्होंने काम किया है, और इधर जीविका दीदी पे अभी अगर आप देखेंगे लखपति मोदी का अनाउंसमेंट और ये सब जो हुआ है, खास करके जॉब में जो रिजर्वेशन और उनके लिए कि भैया आप बिहार के होने चाहिए, महिलाओं उनको प्रायोरिटी देने का, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है। और अगर आप देखें 2020 में फर्स्ट और सेकेंड फेज में महिलाओं का वोटर कम था, तो बीजेपी और जेडीयू को कम रहा। जैसे ही जेडीयू और जैसे ही थर्ड फेज आ रहा, महिलाओं का वोटर आया, देखिए एकदम ये उफान आया। तो मुझे लगता है कि महिला वोटर बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होने वाला है।
महिला वोटर के साथ दर्शकों में एक और बात बताऊं कि वो एंटी राजद इसलिए भी रही हैं क्योंकि वो बहुत सारी महिलाओं ने वो वाला समय अलग ढंग से देखा है। ठीक है, जब नीतीश जी की शासन की तुलना राजद के साथ ही हो सकती है। इसमें राजद बीच में भले 4-5 साल के लिए रहा हो, लेकिन मोटा मोटी अब होता है क्राइम। एक था जिसके बारे में जो कहा आपने कि कोर्ट ने स्वयं कहा जंगल राज, और राजद के अधिकतर समर्थकों का कहना है कि अब जंगल राज नहीं है क्योंकि क्राइम है। तो एक पॉलिटिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके बीच के अंतर को समझाइए। और क्या आप देखते हैं कि वास्तव में ये भी जंगल राज है और वो भी जंगल राज था? पहला डिफरेंस है नीतीश कुमार कि अगर आप नीतीश कुमार पे कभी लाछन नहीं लगा सकते कि किसी को प्रोटेक्शन दिए हैं और किसी के खिलाफ मतलब पर्सनल ये किए हैं, ठीक है ना। उनके आप देखिए, जैसे कहे थे कि लालू जी के यहाँ गए एक डॉक्टर साहब, तो गाड़ी के लिए तो पता चला गाड़ी वहीं पे मिल गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको कभी भी इनके राज में नहीं दिखा। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है, जब आप कहते हैं कि जंगल राज अभी नहीं है क्या, देखिए आपको ये इंस्टेंशन तो होंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एक्शन क्या लिया कि नहीं लिया, क्या ईमानदारी बरती, क्या त्वरित कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है। क्या किसी के ऑर्डर पे किसी को बचाया गया? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप नहीं कह सकते कि जंगल राज है ना। अभी जैसे कुछ इंस्टेंसेज हुए हैं, शिल्पी गौतम का वो कहानी, अभी आपको मैं क्या बताऊं। एक अपने आईआईटी के लड़के हैं जो उन्होंने कुछ जैसे अपनी टॉक्स में नाम नहीं, इसलिए नहीं उन्होंने नाम लिया साले साहब का, उनको उन्होंने नोटिस भिजवा दिया कि भैया मैं नहीं था उसी में इन्वॉल्व, कोर्ट ने कहाँ किया है। अब सोचिए, तो ये सिचुएशन है, जबकि सबको पता है उस शिल्पी के कहानी का क्या हुआ नहीं हुआ, सारा मतलब बिहार जानता है, ठीक है ना। अभी जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद पुलिस एक्शन भी ले रही है। अशोक खेमका वाला कांड 72 आवर के अंदर सॉल्व हुआ है वैसे। और जैसे हम एक वरिष्ठ अधिकारी से मिला था, उन्होंने कहा कि वो जो दूसरा जो उनके पुत्र के साथ हुआ था, वहाँ का कोई ज़मीन का इशू था, बहुत ही आइसोलेटेड केस है। वो केस अलग, ये केस अलग है। अगर कहीं लिंकेज रहेगा तो, और इतने सालों बाद होगा, 10 साल बाद होगा वो लिंकेज। मतलब एक पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड चीज़ें होना, जिसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो। एक जो जंगल राज की जो बात चलती है ना, लोग ये बात करना भूल जाते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकल मर्डर्स बहुत हुए थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और ये मदद। और अभी जब आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा केस हुआ था गया में, जब 2015 में इनकी सरकार बनी थी, आई थिंक मनोरमा देवी वाला केस हुआ था, उनके बेटे वाला। तो आई वॉज शॉक कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के एमएलसी को न केवल सस्पेंड किया, बल्कि जिस तरह से पूरे उनके कोर को ध्वस्त किया था, दैट वाज मार्वेलस। आई हैव नेवर सीन दैट कि राजद में ये चीज़ें हुई हो अपने कोर के अगेंस्ट। क्योंकि जैसे 2015 में सरकार बनी, शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए और सिवान में वही रुतबा दिखा, फिर से दिखा। वो तो धन्य हो अर्णव गोस्वामी का, उसमें रिपब्लिक लॉन्च हुआ था, जो उसने पूरा ऑडियो और ये सब वायरल हुआ, जिसमें कि बातें कर रहे हैं, लालू जी बातें कर रहे हैं कैसे। उसके बाद उस ऑडियो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसको तिहाड़ जेल दिल्ली शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो हुआ उसके जान ही रहे हैं। तो वो प्रकरण ही अलग है। वो जब ये पावर में आते हैं एमवाई वाले, तो फिर ये कुछ नहीं देखते हैं। फिर तो आपको एक आपने ही कभी कहीं लिखा था कि 3-4 बंद ये और ऐलान कर दे तो 10% वोट इनका घट जाएगा। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि राजद वाले ऐसे 3-4 बंद का आह्वान जो घोषणा करते हैं कुछ। आपको याद है कि एक बार एबीपी की पत्रकार थी महिला, और एक ऑटो वाला जा रहा था और बोला बंद सब शांतिपूर्वक हो रहा था, तब तक एक ऑटो वाला आया और उसको डंडे से मारा था। अरे मार, यही शांतिपूर्वक। तो शांतिपूर्वक जो बंद था, मैं हमेशा ये कभी राजद का बड़ा नेता मिले तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप बंद किए, इस बार भी वो एम्बुलेंस को जाने नहीं, जी आप बंद कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र में। लेकिन एक किसी का माँ, किसी की बहन, किसी का बाप मर रहा हो और आप एम्बुलेंस को जबरदस्ती इसलिए रोक रखे हैं कि 4 बजे के बाद जाएगी, हमने बंद कर रखा है,
इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते नहीं, आप ये देखिए ना, एक बुजुर्ग आदमी 2-3 भैंस लेके रोड पे खड़ा है और उसके बाद वो बुजुर्ग से लालू यादव मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने उस मतलब वही लाठी, वही भैंस, वही पिक्चर में लालटेन, वही सब रहेगा। दूसरी चीज भी देखी, वो जो पिक्चर थी ना, जी जी। उसमें दूसरे पिक्चर देखी। मैंने देखा कि तेजस्वी यादव जी तो सूट बूट में हैं, उनके उनके कार्यकर्ता, उनके नेता सूट बूट में हैं, लेकिन वो उस आदमी के पास एक धोती ही थी पूरी बॉडी पर, और अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब की जो बात देखें तो वो नहीं था। व्हाट आई मेंट के मतलब ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं कहता हूँ, सिर्फ राजद के लिए नहीं, सही बात है कि राजद के कार्यकर्ता नहीं, जदयू के भी कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता मेरी इस बात को सुने। आप अपना पहले परिवार देखें, पहले स्वयं पैसा कमाएं, उसके बाद पार्टी की राजनीति देखिए। क्योंकि हो सकता है 20 साल बाद अगर मैं ये काम ना करूं और अपने परिवार को न देखूं, अपनी संपन्नता को ना देखूं और बीजेपी की गुलामी करूं, तो हो सकता है 20 साल बाद मेरा बेटा मुंह पे बोले कि जब आपको काम करना था ना तो अब तो बीजेपी का नाम ले रहे थे और बीजेपी चिल्ला रहे थे। काम कर लिए होते ना, पैसा कमा लिए होते तो मेरा जीवन ठीक हो जाता, बीजेपी ठीक करने नहीं आएगी। उसी प्रकार से ये वाली जो चीज़ है ना, राजद में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मुझे दिखती है कि मैं किसी एक्सटेंट तक जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक केस मुझे याद आता है, जो लोग कहते जंगल राज क्या है, सेनारी हत्याकांड हुआ था जिसमें राबड़ी देवी उस वक्त सीएम थी। उन्होंने कहा कि कोई हमारा वोटर मरा है जो हम देख। आई मीन ये आपने सुना नहीं होगा किसी सीएम के मुंह से, वो किसी का भी वोट, मानवीय संवेदना एकदम जीरो। ये मानवीय संवेदना जब आप सीएम हैं तब। हाँ, जब आप सीएम, आप 40 लोग मारे गए। क्या यही चीज अगर मोदी किसी के लिए बोल देता तो यूएन तक और संविधान तो खतरे में। सही बात है। तो वो जो 90 का, अब लोग कहते हैं कि मैं क्यों बात करता हूँ, वो जो एक दौर था उसमें ऐसा हुआ क्योंकि हिंदू समाज आपस में इतना एक दूसरे से लड़ने लगा कि ऐसा लगा कि समाज ही आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। फ्रेगमेंटेड बहुत हो गया था। सही बात है। आपने 3-4 चीज का जिक्र किया। एक तो जैसे युवाओं को आप बोलते हैं कि आप पहले आप सबल बनिए, खुद ही बनिए। तो एक मतलब 4-5 से पहले एक युवा आया कि सर स्थानीय विधायक हैं आरजेडी के, उनको बोला हूँ कि नौकरी के लिए, तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पे। मैंने कहा बाबू, जब तुम नौकरी करने लगे तो झंडा कौन उठाएगा तुम्हारा, उनका? तो ये नेता से उम्मीद करना कि तुमको नौकरी लगा देगा तो तुम चले जाओगे, तो झंडा उसका कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? ऐसे अब भोजपुरी में कहावत है, सब कुकुर काशी जाई तो हड़िया के चाटी। तो वही वो चीज है। चाहे वो देखिए इस मामले में रूथलेस बीजेपी राजद के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ जो किसी भी हद तक जाते हैं। आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए। आप कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में एक आया, बहुत ही युवा भाषण देने आया था। बोला कि भैया मैं भाषण दिया हूँ, बड़ा अच्छा, सब लोग ये तारीफ कि पिताजी किसानी करते हैं कि, और घर में तो कुछ नहीं, कि 5 बीघा खेत में तुम्हारा क्या होगा, तुम जाके चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बन, 18-19 साल का है तुम। मतलब जब एक ये उम्र चला जाता है ना, तो आप 25 साल के बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी, वो एडेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अपने आप को बनो, करो, तब कुछ होगा। 30 साल के बाद वो टाइम नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी मैं अपने ऊपर अभिषेक जी लेता हूँ कि बेटा मेरा अभी एडमिशन लिया है, तो मुझे बहुत लोग, इनफैक्ट पीली गैंग भी आया था कि लड़िए चुनाव। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चों का भी पहले देखना है, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। तो आपको थोड़ा सा परिवार को देखना होगा, क्योंकि दिक्कतें बहुत आती हैं, फिर नहीं तो फिर अपने आप को आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिक्स गरीबों के लिए अब रहा नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे आप राजद, समाजवाद पब्लिक के लिए है, समाजवाद खाली पब्लिक के लिए है, नेता तो 4 करोड़ देके टिकटें ले रहा है जी। तो पहले अपना सोचिए कितना टफ हो गया है इलेक्शन जीतना, और उसके बाद लोग जो विकास की बात करते हैं। मैं रियल बिहार के पिक्चर पे आता हूँ, और बिहार ही नहीं है, पिक्चर देश में भी अलग अलग, स्पेशली परिवारवादी पार्टियों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, किसी भी पार्टी में, कि चाहे अलायंस के भी पार्टनर हो, कि भाई आप 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए तो दे करके पहले टिकट पा रहे हैं, और चुनाव जीतते जीतते आपका 3-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। हार्श फैक्ट गुरु,
अब हम पहले अपना 4 करोड़ को 8 करोड़ बनाएंगे या जनता का विकास देखेंगे? सही बात है, क्योंकि 5 साल बाद फिर टिकट खरीदना है। 5 साल बाद फिर तो अब रेट भी बढ़ जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये हार्श फैक्ट है, हार्श फैक्ट है सर। तो ये बिहार की राजनीति का वो पहलू है। और इसके पहले मैं सम अप करूं, योर प्रेडिक्शन अबाउट 2025 बिहार इलेक्शन। एनडीए डिफिकल्ट ऑल द वे एनडीए। मुझे लगता है जो हवा है जनसुराज का, वो कहीं टिकेगा नहीं। वो आपको लगता है 2-3% वोट से ज़्यादा कहीं आने, वो भी जब कुछ कैंडिडेट ढंग का मिलेंगे तब ये रहेंगे। मुझे कुछ दिखता नहीं है। और जिस हिसाब से हाल के दिनों में काम किया है एनडीए सरकार ने गरीबों और ये वंचितों के लिए, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा इनको आने में। मुझे एक चीज़ और लगता है कि चूंकि वोट है, राजद को जिताना है या राजद को हराना है बस। तो इसमें एक सिचुएशन वो आएगा जब अगर पीके का कोई कैंडिडेट उस पोजीशन में होगा जहां पे वो भाजपा को हरा सकते हैं या फिर राजद को हरा सकते हैं, तो शायद वो शिफ्ट हो भी। भाई एक भी सीट आप बिहार में ऐसा बताइए जहां ट्रायंगल फाइट नहीं रहा हो। हर बार रहता है, कोई ना कोई खड़ा होता ही है, होता ही है। यहाँ तो बीएसपी भी जीतती है ना। हर बार निर्दलीय मानिए कि जनसुराज है, 2-4-5 हजार वोट काटने वाला हर जगह रहता है। तो वो कुछ नहीं, कोई फैक्टर ही नहीं है। हर सीट पे आपको एक कैंडिडेट रहेगा जो 5-10 हजार वोट काटेगा, उसको मानिए कि वो पीला पार्टी है, बस खत्म का, कुछ नहीं होना है। बुरा मान जाते हैं लोग, कमेंट में ट्रोल करने लगते हैं पीला पार्टी के नाम पे कि मतलब आप हमको आम आदमी पार्टी वालों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनका भी पीला पीला है। फिर वो किसान यूनियन वाले, बीकेयू वाले, उनका भी पीला पीला है। पीला पीला तो खैर गैंग का, लेकिन पीला का बड़ा कहीं ऊपर से तो नहीं, अमेरिका से तो नहीं डायरेक्टेड है, हमको पता नहीं। देखिए खालिस्तान का झंडा पीला पीला, बीकेयू का पीला पीला, आम आदमी पार्टी का पीला पीला, और ये भी पीला पीला। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा पर्सनली उस पर ये नहीं है, कमेंट बॉक्स में लोग स्वतंत्र है कुछ भी गाली देने के लिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चिराग पासवान का आखिरी में मैंने बचा के रखा था, शो अब यहाँ पे समाप्त करेंगे। हर बार अलग अलग सर्वेज आते हैं, उसमें उसका नंबर बढ़ता जाता है ऐसा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, चिराग पासवान और जनसुराज के एस्पिरेशन में क्या अंतर है? एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है, और एक उसके बहाने जो रोजगार और सब की बात कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर कुछ नहीं। एक तो आप देखिए युवा एक ये हैं, तो उनसे एक आकर्षण है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि चिराग पासवान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बना है, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं उनको। तो वो मुझे लगता है हमारे लिए तो ऐसे ही है, मतलब बिहार के लिए तो अच्छा है कुछ युवा आगे बढ़े। और एक वो सेगमेंट अगर देखिए अपने आप को कैरी भी कर रहे हैं, ऐसे जो पर्सनालिटी भी है, तो युवा अपने आप को लगता है कि नहीं हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धूल फाँक रहा हो ये हो। तो एक अपने आप को पर्सनालिटी कम से कम उन्होंने अपने कोर वोटर को चाचा के पास शिफ्ट नहीं होने दिया। जी हाँ, ये काबिलियत है। वो भी रामविलास पासवान के बेटे हैं, अपना कोर वोट शिफ्ट नहीं होने देंगे। चलिए, वो वोट मेंटेन करके रखा है उन्होंने। तो ये एक राजनीतिक चर्चा थी रामनिवास भाई के साथ, और मैंने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रखा था। कभी दिल्ली घूमते रहते हैं, कभी पूरे भारत में यहाँ वहाँ भ्रमण होता रहता है, मीटिंग्स होती रहती हैं, चलता रहेगा। अभी बिहार चुनाव तक और भी ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे आपके लिए। दर्शकों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो, नहीं तो फिर ये चैनल आपको थोड़ा सा उबाऊ लगेगा, क्योंकि कई मुद्दों पर मैं थोड़ा सा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। विशेष करके ये जो छोटे भाई बड़े भाई का पजामा पहनने वाली कम्युनिटी है, उससे थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन अब क्या करें, हम ऐसे ही हैं। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब तो खैर दैनिक भास्कर भी बड़े बड़े पूरा फ्रंट पेज का न्यूज़ छापने लगी है, दैनिक भास्कर भी। तो कब तक इसको झुठलाते रहिएगा? मैं नहीं झुठला सकता। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।